सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, पिछली दो क्लासों से हम लोग एनेक्सर थर्ड यानी कि CNS ATM एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में CNS ATM सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, लैंड लीज एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही शिकागो कन्वेंशन और ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग इसी CNS ATM एग्रीमेंट का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको हम आगे के जो भी टॉपिक्स बचे हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन जब खत्म होगा तो इसके बाद हम इंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मास्टर प्लान के बारे में पढ़ने वाले हैं। मास्टर प्लान के बाद ऑफिस एकोमोडेशन, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर, पर्सनल प्रोजेक्ट रेसा यानी कि रनवे एंड सेफ्टी एरिया, रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस, सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स, साइट स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट, टारगेट कमीशनिंग डेट और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में। यानी कि जो CNS ATM एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के इंट्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं और उसमें अभी इतने सारे टॉपिक्स बचे हैं। जब हम इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो इसके बाद हम आएंगे इंटरप्रिटेशन पर, यानी कि जो व्याख्या होती है। तो इस एग्रीमेंट की जो पॉइंट की बातें हैं, छोटी छोटी जो भी बातें हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसको हम कायदे से, और इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि जो सर्विसेज हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो किन किन कंडीशंस पे अप्लाई होंगी और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इस एग्रीमेंट में, और ये एग्रीमेंट किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मास्टर प्लान, मीन्स द मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड बाय एयरपोर्ट कंपनी एंड एनेक्स्ड टू द कंसेशन एग्रीमेंट्स एज मे बी रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब जो भी मास्टर प्लान होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी एयरपोर्ट कंपनी है और उसके द्वारा जो भी कंसेशन एग्रीमेंट है उसके लिए बनाया गया जो भी प्लान होता है, यानी कि जो एयरपोर्ट कंपनी है उसके द्वारा, एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के लिए जो प्लान बनाया जाता है उस प्लान को हम मास्टर प्लान कहते हैं। और ये जो प्लान होता है वो टाइम पर रिवाइज्ड होता रहता है। अगला है ऑफिस एकोमोडेशन, मीन्स द एकोमोडेशन एंड कार पार्किंग स्पेसेस एज सेट आउट इन शेड्यूल टू दिस एग्रीमेंट। यानी कि जो हमारा CNS ATM एग्रीमेंट है इसमें कई सारे शेड्यूल्स हैं। तो जो दूसरा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2, उसमें कुछ स्पेस के बारे में बताया गया है, कुछ जगह के बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारा एग्रीमेंट का शेड्यूल 2 है उसके अनुसार एकोमोडेशन के लिए और कार पार्किंग के लिए जो भी जगह की आवश्यकता होगी उसको ऑफिस एकोमोडेशन कहते हैं। अगला है ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर, मीन्स द प्रोसीजर टू बी एग्रीड फ्रॉम टाइम टू time by AAI and airport company from the communication of information regarding the day-to-day discharge of provision relating to the AAI services and the airport company obligations। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के जो भी प्रोसीजर होते हैं तो वो क्या होता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर है वो क्या है। तो एक ऐसा प्रोसीजर होता है, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जो टाइम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा मतलब फॉलो किया जाता है, उसको एग्री किया जाता है। और इसके साथ ही जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो एयरपोर्ट कंपनी है उसके ऑब्लिगेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए टाइम पर इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसको जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जो एयरपोर्ट कंपनी है उन दोनों के द्वारा इसको एग्री किया जाता है, दोनों इसका पालन करते हैं। अगला है हमारा पर्सनल, मीन्स AAI पर्सनल परफॉर्मिंग द AAI सर्विसेज एट द CNS ATM सर्विसेज। तो पर्सनल का मतलब पीछे हमने कई बार पर्सनल के बारे में पढ़ा था, यानी जो भी स्टाफ होते हैं एयरपोर्ट पर उनके बारे में कहता है। तो इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए और जो CNS ATM एग्रीमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उन सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए जितने भी स्टाफ होते हैं वो सभी पर्सनल के अंतर्गत आते हैं और उन्हें हम AAI पर्सनल कहते हैं। प्रोजेक्ट मीन्स द
द डिज़ाइन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। तो प्रोजेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि चाहे हमारा जो एयरपोर्ट है उसकी डिज़ाइनिंग की बात की जाए, चाहे फाइनेंसिंग की बात की जाए, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, चाहे कंप्लीशन की, चाहे कमीशनिंग की, चाहे मेंटेनेंस की, चाहे ऑपरेशन की, या फिर मैनेजमेंट या फिर डेवलपमेंट की, यानी कि जो भी हमारा एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट बन रहा है किसी भी एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा, तो उस एयरपोर्ट की डिज़ाइनिंग के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि एयरपोर्ट को बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है उन सब के लिए, कंप्लीशन, कमीशनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, इन डेवलपमेंट, इन सब के लिए जो भी अपना ढांचा तैयार होता है उस पूरे ढांचा को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अगला है हमारा रेसा, RESA, और इसका फुल फॉर्म होता है रनवे एंड सेफ्टी एरिया। तो रनवे एंड सेफ्टी एरिया मीन्स एन एरिया सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सटेंडेड रनवे सेंटर लाइन एंड एडजेसेंट टू द एंड ऑफ द स्ट्रिप, प्राइमरली इंटेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू एन एरोप्लेन अंडर शूटिंग और ओवर रनिंग द रनवे। तो रेशा का क्या मतलब होता है कि एयरपोर्ट पर जो भी एयरप्लेन्स आते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट्स आते हैं, वो अनरूट हो जाते हैं कभी कभी, या डैमेज हो जाते हैं, एक्सीडेंट जो होती है। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक्सटेंडेड रनवे सेंटर लाइन और एंड ऑफ द स्ट्रिप के जो एडजेसेंट का एरिया होता है, यानी भी जो रनवे का एडजेसेंट एरिया होता है, उसी एरिया को हम कहते हैं रनवे एंड सेफ्टी एरिया, यानी कि उस रनवे का जो फाइनल, जो लास्ट वाला पोजीशन होता है उसी को हम कहते हैं रनवे एंड सेफ्टी एरिया। अगला है रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस। तो मीन्स अमाउंट्स चार्ज्ड बाय AAI टू एयरलाइंस एंड और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ रूट नेविगेशन फैसिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद द करेंट ऑर्डर्स ऑफ AAI, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी एयरलाइन है जो भी कार्य कर रही हैं, या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है यानी उस एयरपोर्ट को जो ऑपरेट कर रहा है, तो उससे रूट नेविगेशन फैसिलिटी के लिए, यानी कि जो एयरप्लेन जो जिस रूट पर चलता है उस रूट की नेविगेशन फैसिलिटी के लिए कुछ चार्ज किया जाता है, और उस चार्ज को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चार्ज करती है, यानी उसको लेती है, और देना किसको पड़ता है, एयरपोर्ट कंपनी को, या फिर उस एयरपोर्ट पर जो एयरलाइन है या फिर जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है उसको देना पड़ता है। तो अगला है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब आपको पता है सुरक्षा से होता है। तो सिक्योरिटी इंक्लूड्स एनी मोर्टगेज, प्लीज, लाइन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट और अदर चार्ज और इनकम्बरेंस एंड एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट हैविंग सबस्टेंशियली द सेम इकोनॉमिक इफेक्ट, यानी कि जो भी सिक्योरिटी का मतलब होता है, जो सुरक्षा का मतलब है, तो जो सिक्योरिटी की बात होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, यानी कि जो भी मोर्टगेज की बात हो गई, प्लीज, लाइन, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अदर चार्जेस जो भी होते हैं, इनकम्बरेंस की बात अगर करें, अगर कोई एग्रीमेंट अरेंजमेंट की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो भी सेम इकोनॉमिक इफेक्ट के मतलब सब्सटेंशियली होती हैं, उन सभी को हम सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। अगला है हमारा सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स, यानी कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स शैल हैव द मीनिंग गिवन टू इट इन द कंसेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो कंसेशन एग्रीमेंट हमने पीछे पढ़ा था, तो उस कंसेशन एग्रीमेंट में हमने सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स के बारे में पढ़ा था। तो इसके बारे में बता रहा है कि इसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है कि सर्विस प्रोवाइडर राइट होल्डर्स क्या होता है, इसकी डिफिनीशन कंसेशन एग्रीमेंट में बताई गई है। साइट की अगर हम बात करें, मींस द लैंड इन विच एयरपोर्ट कंपनी हैज और शैल हैव द लीज होल्ड इंटरेस्ट परसुएंट टू द लैंड लीज एग्रीमेंट मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली एकर्स ऑन ओवर द एंड अंडर विच द एयरपोर्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए साइट का मतलब आप जानते हैं, नॉर्मली हम सभी यूज करते हैं साइट शब्द को। तो साइट का मतलब होता है कि कोई ऐसी ज़मीन जहां पर एयरपोर्ट कंपनी के द्वारा किसी एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसी ज़मीन जिस पर किसी एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी ऐसी ज़मीन जहां पर एयरपोर्ट को बनाना है, उसको डेवलप करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी फाइनेंसिंग करनी है, यानी कि जो लैंड लीज एग्रीमेंट जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, इस एग्रीमेंट के बारे में हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। तो लैंड लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी लीज होल्ड इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो एयरपोर्ट कंपनी जिस लीज होल्ड इंटरेस्ट को अपने पास में रखती है, तो जिस ज़मीन पर
उस एयरपोर्ट का निर्माण होना है, उस ज़मीन को ही साइट कहते हैं, या जिस पूरे एरिया में जितने एकड़ में एयरपोर्ट का विकास होना है, एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाना है, तो उस पूरे एरिया को साइट कहा जाता है। अगला है स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट। तो इसका मतलब यह है कि मीन्स द एग्रीमेंट डेटेड इंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ गैप, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो सकती है, एंड एयरपोर्ट कंपनी। यानी कि जो स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट है, इसका मतलब यह है कि जो स्टेट यानी जो राज्य सरकार है उसके साथ में एयरपोर्ट का क्या एग्रीमेंट होता है। तो कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी डेट पर एंटर किया गया हो, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी कि जिस भी राज्य की बात की जाए, अगर अपने यहाँ की बात, जैसे हम यूपी अगर बात करें यूपी की, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड एयरपोर्ट कंपनी, तो एयरपोर्ट कंपनी और यूपी गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट होगा, तो उस एग्रीमेंट को कहते हैं स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट। अगला है टारगेट कमीशनिंग डेट शैल हैव द मीनिंग गिवन टू इट इन क्लास 4.1, यानी कि क्लास 4.1 में हमने इसके बारे में पढ़ा था टारगेट कमीशनिंग डेट क्या होती है। टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस, तो जो हमारा टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेज होता है, इसका मतलब है कि मीन्स अमाउंट चार्ज्ड और टू बी चार्ज्ड बाय एएआई टू एयरलाइंस फॉर द प्रोविजन ऑफ सीनियर एटीएम सर्विसेज, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है जहां पर एयरलाइन मतलब जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो सीएनएस एटीएम एग्रीमेंट में जिन जिन सर्विसेज की बात की गई है, या जिनको हम सीएनएस एटीएम सर्विसेज कहते हैं, तो सीएनएस एटीएम सर्विसेज के प्रोविजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एयरलाइन या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उससे जो भी चार्ज लिया जाता है, उस चार्ज को, उस पैसे को टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस कहते हैं। तो अगला है हमारा 1.2 इंटरप्रिटेशन, यानी कि सीएनएस एटीएम एग्रीमेंट के इंटरप्रिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन दिस एग्रीमेंट, यानी कि इस एग्रीमेंट में एक्सपेक्ट टू द एक्सटेंट दैट द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, यानी कि अभी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1.2.1 है एनी रेफरेंस टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी सेक्शन ऑफ और शेड्यूल टू और अदर प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल बी कंस्ट्रूड एट द पार्टिकुलर टाइम as including a reference to any modification, extension or reenactment thereof, then in force, and to all rules, orders or regulations then in force and made under or deriving validity from the relevant act or provision। तो जो हमारा 1.2.1 है ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट, यानी कि हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके किसी अधिनियम या फिर किसी सेक्शन या फिर किसी शेड्यूल या फिर कोई अदर प्रोविज़न हो, उसे पार्टिकुलर टाइम पर पार्लियामेंट में लाया जाता है। कहने का मतलब जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें किसी भी एक्ट को, किसी भी अधिनियम को या किसी भी रूल को एक पार्टिकुलर टाइम पे ही हमारे पार्लियामेंट में लाया जाता है। किसी मॉडिफिकेशन, एक्सटेंशन या फिर संशोधन या विस्तार या इनेक्टमेंट के लिए फोर्स या फिर ऑल रूल्स, ऑर्डर, रेगुलेशंस को उस एक्ट के प्रोविज़न के लिए लगाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी रूल हमें अपने पार्लियामेंट में पास करना है तो उसे एक पार्टिकुलर टाइम पर ही वहाँ पर लाया जाता है, और उसके बाद उस रूल को चाहे मॉडिफाई करना हो, यानी उसमें अगर हमें कोई संशोधन करना हो, कोई एक्सटेंशन करना हो, इनेक्टमेंट करना हो, इन सब चीज़ों के लिए अगर कुछ भी करना होता है तो उसके लिए सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। 1.2.2 है हमारा रेफरेंस टू अ जजमेंट इंक्लूड्स एनी ऑर्डर, इंजंक्शन, डिटरमाइनेशन, डिक्री और अदर जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेजर्स इन द इंडियन ज्यूरिडिक्शन विच इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जजमेंट के रेफरेंस में कोई ऑर्डर, इंजंक्शन, डिटरमाइनेशन, डिक्री या फिर कोई अदर जुडिशियल को इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से मेजर किया जाता है तो फाइनल होता है। कहने का मतलब उस रूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, ऑर्डर, इंजंक्शन, डिटरमाइनेशन, डिक्री, इन सभी को अगर हम किसी अदर यानी कि इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से मेजर करते हैं, किसी को इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से अगर हम मेजर करते हैं किसी को, तो वही हमारा फाइनल होता है। नेक्स्ट है हमारा 1.2.3 ए रेफरेंस टू अ लॉ इंक्लूड्स कॉमन लॉ, यानी कि किसी कॉमन लॉ, यानी कि कोई ऐसा रूल हो जिसमें कोई रेफरेंस होना हो। ए रेफरेंस टू अ लॉ इंक्लूड्स कॉमन लॉ, यानी कि कॉमन लॉ के साथ में जो भी कॉमन रूल्स होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एनी डिक्री, जजमेंट, लेजिस्लेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस बाय लॉ, स्टैट्यूट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट और अदर
legislative measure in each case of any jurisdiction whatever and lawful and unlawful shall be construed accordingly। क्या मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जो भी रूल्स आते हैं उनको चाहे मॉडिफाई करना हो, उसमें एक्सटेंशन करना हो, तो इन सभी के लिए जो भी लॉज होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, यानी कि जो भी लॉ आया है किसी रेफरेंस के लिए, चाहे वो कॉमन लॉ हो या फिर कोई भी, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या फिर कोई एनी डिक्री है, तो ये क्या करते हैं, उसमें जजमेंट देते हैं अपना लेजिस्लेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाय लॉ, स्टेट्यूट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन, स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट और अदर लेजिस्लेटिव मेजर, यानी कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उस पर जो अपना फैसला होता है, जो भी ऑर्डर होता है उसको दिया जाता है। इन ईच केस ऑफ एनी ज्यूरिसडिक्शन व्हाटएवर, यानी कि किसी भी केस में जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है वो इस कार्य को करता है। तो इससे हमारा एयरपोर्ट से क्या लेना देना है, यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी रूल्स होते हैं, या अगर किसी को नया एयरपोर्ट बनाना है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जब वो कोई नया एयरपोर्ट बनाते हैं तो उस एयरपोर्ट के लिए कुछ नए रूल्स बनाए जाते हैं, बजट का प्रावधान होता है, तो इन सभी के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। यानी कि जो CNS ATM एग्रीमेंट है इसमें इन सब की बात भी कही गई है, हमारे पार्लियामेंट की बात भी कही गई है। अगला है 1.2.4 रेफरेंसेस इन द सिंगुलर सेल इंक्लूड रेफरेंस इन द प्लूरल एंड वाइज वर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी रेफरेंस है वो सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी होता है, यानी कि जो सिंगुलर के रेफरेंस में प्लूरल या फिर इसके विपरीत प्लूरल के रेफरेंस में सिंगुलर, इसको भी वहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 1.2.5 ए रेफरेंस टू अ डे मीन्स ए कैलेंडर डे, यानी कि एक दिन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जब पार्लियामेंट में कोई रूल आ जाता है तो उसके लिए अगर कहा गया है कि एक दिन की समय चाहिए, तो उसके लिए होता है कि एक कैलेंडर डे, यानी कि कैलेंडर से जो भी डे की मेजरमेंट होती है उस हिसाब से उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1.2.6 references to a particular clause, paragraph, subparagraph or schedule shall except where the context otherwise requires be a references to the clause, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ और शेड्यूल इन आर टू दिस एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर क्लॉज, किसी भी पार्टिकुलर पैराग्राफ या फिर सब पैराग्राफ या फिर किसी शेड्यूल के संदर्भ में जहां कॉन्टेक्स्ट के अदर यानी कि कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां इस एग्रीमेंट के लिए क्लॉज, पैराग्राफ, सब पैराग्राफ या फिर शेड्यूल का रेफरेंस लिया जाता है। यानी कि ये जो रूल है जो पार्लियामेंट में आना है, तो इसके लिए हम किसी पैराग्राफ की बात कर सकते हैं, किसी सब पैराग्राफ की बात करते हैं, या फिर हम किसी शेड्यूल की बात कर सकते हैं। यानी कि जो भी रूल्स हैं रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर क्लास, यानी कि किसी पार्टिकुलर क्लास के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 1.2.7 द हेडिंग्स आर इंसर्टेड फॉर कन्वीनियंस एंड आर टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा CNS ATM एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट में हेडिंग को कन्विंस यानी कि सुविधा के लिए रखा गया है। यानी कि जो भी पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं, जैसे आप कहीं पर भी देखें, अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं हेडिंग के साथ में, तो उसी तरीके से इस एग्रीमेंट में भी हेडिंग्स को रखा गया है कन्वीनियंस के लिए, यानी कि सुविधा के लिए अपने, ताकि जो कंस्ट्रक्शन होना है यानी कि टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन के पर्पसेस को इग्नोर ना हो, इन सब के लिए हेडिंग्स को रखा गया है, हेडिंग्स को इंसर्ट किया गया है। अगला है 1.2.8 terms defined in the schedule hereto shall have the meaning ascribed thereto in the schedule when used elsewhere in this agreement। अगला है 1.2.9 the schedules to this agreement from part of this agreement and will be of full force and effect as though they were expressly set out in the body of this agreement। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये शेड्यूल होता है, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एक बॉडी ऑफ दिस एग्रीमेंट यानी कि इस एग्रीमेंट की एक बॉडी के रूप में या फिर एक पावरफुल एक्शन के रूप में आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा शेड्यूल होता है उसके पास एक पूरा पावर होता है, जो एग्रीमेंट होता है इसके पास पूरा पावर होता है उस एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, इन सभी के लिए, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए दे वेयर एक्सप्रेसली सेट आउट इन द बॉडी ऑफ दिस एग्रीमेंट। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन सभी को इस एग्रीमेंट में रखा जाता है। अगला है 1.2.10 एनी रेफरेंसेस टू एन एग्रीमेंट, डेड, इंस्ट्रूमेंट, लाइसेंस, कोड और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन सेल
शैल बी कंस्ट्रूड, यानी कि कोई भी इस एग्रीमेंट का अगर कोई रेफरेंस है, चाहे वो डीड्स के एग्रीमेंट का हो, चाहे डीड का हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लाइसेंस से रिलेटेड हो, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, इन सब से रिलेटेड जो भी होते हैं उन सभी को कंस्ट्रूड किया जाएगा एट द पार्टिकुलर टाइम, यानी कि उसी पार्टिकुलर टाइम पे, एज द रेफरेंस टू दैट एग्रीमेंट, डेड इंस्ट्रूमेंट, लाइसेंस, कोड और अदर डॉक्यूमेंट एज द सेम में देन हैव बीन अमेंडेड, वेरिएड, सप्लीमेंटेड, नोटिफाइड, सस्पेंडेड और नोवेटेड। कहने का मतलब यह है कि एग्रीमेंट में अगर इन सब की कहीं पर भी बात होती है, या इन सब की लाइसेंस की, डीड की बात हो गई, लाइसेंस कोड की, इंस्ट्रूमेंट की, इन सभी की अगर बात होती है तो उसको क्या करना है, उन सभी को अमेंड किया जाना है, वेरिएड किया जाना है, सप्लीमेंटेड कर दिया जाएगा, मॉडिफाई, यानी कि इन सभी से रिलेटेड अगर एग्रीमेंट में बात नहीं होती है, तो अगर रूल्स नहीं होते हैं तो उन नए रूल्स को बनाया जाता है। अगला है द वर्ड्स रिटन एंड इन रिटन इंक्लूड फैसिमाइल ट्रांसमिशन एंड एनी मीन्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वर्क इन टेंजिबल एंड परमानेंटली विजिबल फॉर्म। कहने का मतलब कि जो भी हमारा एग्रीमेंट है वो एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम तक एकदम अपना वर्क करेगा अपने तरीके से। अगला है रेफरेंसेस टू कंस्ट्रक्शन इंक्लूड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कंप्लीशन, कमीशनिंग एंड अदर एक्टिविटीज इंसिडेंटल टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह है कि रेफरेंसेस टू द कंस्ट्रक्शन इंक्लूड, यानी कि जो एग्रीमेंट में कंस्ट्रक्शन शब्द को इंक्लूड किया गया है, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि चाहे डिजाइनिंग की बात हम करें एयरपोर्ट के, चाहे प्रोक्योरमेंट की बात करें, चाहे डिलीवरी की बात करें, चाहे किसी भी इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन की बात करें, चाहे टेस्टिंग की बात करें, चाहे कंप्लीशन की, चाहे कमीशनिंग की, यानी कि जो भी एयरपोर्ट पर इक्विपमेंट्स होने वाले हैं अगर उनकी टेस्टिंग की बात की जाए, उनके इंस्टॉलेशन की बात की जाए, या फिर उनके कंप्लीशन यानी एयरपोर्ट का जो भी कंप्लीट करने का टाइम है उसकी बात अगर की जाए, कमीशनिंग की बात की जाए, या फिर किसी अदर एक्टिविटीज़ की बात की जाए, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं इन सभी को प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में रखा जाता है, यानी कि इन सभी को कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कहा जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन शब्द का यूज हुआ है तो उसका मतलब होता है ये सब। अगला है हमारा 1.2.14 रेफरेंसेस टू अ पार्टी सेल इंक्लूड इट्स सक्सीजर एंड परमिटेड असाइंस। इसके बाद है डिफिनीशंस विद इन क्लॉज हैव द मीनिंग एस्क्राइब देयर टू एंड, और लास्ट है हमारा रेफरेंसेस टू पर्सन इंक्लूड्स एज द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स एनी नेचुरल एंड और जुडिशियल एंटिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट में अगर किसी सक्सीजर की बात करनी है, कोई परमिटेड असाइंस की बात करनी है, यानी कि पार्टी जो रेफरेंसेस टू अ पार्टी की बात की जाती है उसके लिए, और इसके साथ ही जो क्लास का मतलब होता है कि जिन भी चीज़ों के बारे में स्क्राइब किया गया है, जिनको बताया गया है उनके बारे में होता है। और रेफरेंसेस टू पर्सन इंक्लूड्स एनी नेचुरल और एंड और जुडिशियल एंटिटी, यानी कि पर्सन का मतलब हो गया जो रेफरेंस का मतलब पर्सन का जो रेफरेंस होगा उसका मतलब होगा कोई भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक या जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं उनको, या फिर कोई जुडिशियल एंटिटी की बात अगर की जाए, कोई संस्था की बात हम करते हैं, उन सब की यहाँ पे चर्चा होती है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के भी हम इसको कह सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ कोई स्टेट है हमारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, राज्य सरकार जो है, इसके बारे में इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने CNS ATM एग्रीमेंट की जो भी इंट्रोडक्शंस थे, यानी कि जो छोटी छोटी बातें थी उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ ही हमने इंटरप्रिटेशन के बारे में भी पढ़ा, यानी कि जो भी शब्द हैं प्रयोग किए गए हैं इस एग्रीमेंट में, जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, या जो रूल्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उनका मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में भी हमने इंटरप्रिटेशन में पढ़ लिया है, डिटेल से हमने पढ़ लिया है, और इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। तो यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।